नमस्कार विद्यार्थियों। हम आयकर में इनकम फ्रॉम सैलरी की वेतन से आय शीर्षक के अंतर्गत की टैक्सेबल सैलरी किस प्रकार से कैलकुलेट की जाती है उसके बारे में अध्ययन कर रहे थे। और वन बाय वन पॉइंट टू पॉइंट, जैसे पूर्व में HRA, लीव सैलरी, मंथली सैलरी, क्यूमुलेटेड पेंशन, वो मंथली पेंशन इत्यादि के बारे में वन बाय वन अपन ने टैक्सेबल अमाउंट किस प्रकार से कैलकुलेट की जाती है उसके बारे में जाना। ठीक है, अब यहाँ पे आता है कंपनसेशन क्षतिपूर्ति राशि। ठीक है, अब कोई भी औद्योगिक इकाई है या फिर कंपनी है, किस कर्मचारी को किसी भी कारणवश कुछ क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान करती है। ठीक है, तो क्या हुआ है, क्षतिपूर्ति राशि कर योग्य होगी या कर मुक्त होगी। ठीक है, या फिर पार्टली कर मुक्त होगी या पार्टली टैक्सेबल होगी। तो उस केस में टैक्सेबल सैलरी में कितना अमाउंट इंक्लूड होगा और कितना एग्जेम्प्ट होगा, उस वो कैलकुलेशन किस प्रकार से किया जाता है। तो उससे पहले अपन क्षतिपूर्ति का जो राशि क्षतिपूर्ति के रूप में मिलती है, तो ऐसी प्राप्त संपूर्ण राशि वेतन शीर्षक की आय मानी जाती है, वह पूर्णतः कर योग्य होगी। देखिए, यदि किसी कर्मचारी का एम्प्लॉयर क्षतिपूर्ति के नाम पे कुछ भी राशि का भुगतान करता है, जैसे कई बार क्या होता है एक्स ग्रेसिया देता है, ठीक है, बोनस वगैरह देता है, तो ऐसे केसेस में क्या होगा कि जैसे कंपनसेशन के नाम पे भी यदि कोई राशि दे रहा है वो बिना किसी मतलब कारण से, तो वो क्या होगी, टैक्सेबल सैलरी में फुल्ली क्या होगी, टैक्सेबल होगी। लेकिन यहाँ कंडीशंस हैं, किंतु यदि कर्मचारी को क्षतिपूर्ति श्रमिकों की संख्या में कमी करने अथवा छंटनी के समय प्राप्त होती है अथवा नियोक्ता के उद्योग बंद होने के कारण श्रमिक को सेवाओं से हटाए जाने के फलस्वरूप कोई क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त हो, तो ऐसी क्षतिपूर्ति की राशि निम्न में से जो राशि सबसे कम होगी तक कर मुक्त होगी। ठीक है, जो लिस्ट अमाउंट होगी वो क्या होगी, कर मुक्त होगी। वो एक फॉर्मूला है। ठीक है, पहली कंडीशन है तो बिना किसी कारण यदि मतलब नियोक्ता से किसी प्रकार की कोई क्षतिपूर्ति राशि यदि कोई एम्प्लॉय प्राप्त कर रहा है तो वो क्या होगी, फुल्ली टैक्सेबल होगी। लेकिन यदि छटनी, रिट्रेचमेंट या फिर उद्योग बंद होने की वजह से यदि कर्मचारी को हटाया जा रहा है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि उसको क्या मिलेगा, अलाउंस, कंपनसेशन मिलेगा अलाउंसेस के रूप में। तो वो किस सीमा तक कर मुक्त होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं अपन, पूरा जैसे अमाउंट है टोटल 10 लाख कंपनसेशन हुआ, तो अपन उस कर मुक्त भाग का कैलकुलेशन करेंगे और उस टोटल अमाउंट में कर मुक्त भाग घटा देंगे तो की वास्तविक प्राप्त राशि, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि 10 लाख यदि वो रिसीव करता है तो क्षतिपूर्ति की वास्तविक प्राप्त राशि क्या हो गई, 10 लाख। ठीक है, ए पॉइंट हो गया। ये बी पॉइंट है, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 25F(b) के अनुसार गणना की राशि की जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 है उसमें दिया गया, उसके नियम के अनुसार गणना करेंगे अपन राशि। उस गणना का भी फॉर्मूला दिया हुआ है, वो राशि आएगी। ठीक है, और सी पॉइंट है अधिकतम 5 लाख। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि जैसे 10 लाख क्षतिपूर्ति राशि है ए पॉइंट में, और बी से अपन ने गणना की, एक बार मान लीजिए आपको 6 लाख, अधिकतम सी पॉइंट है 5 लाख। तो इस केसेस में 10 लाख, 6 लाख, 5 लाख में एग्जाम्प्ट अमाउंट क्या होगी, लिस्ट अमाउंट जो सबसे कम है। तो यहाँ पे क्या हो गया, 5 लाख क्या हो जाएगी, कर मुक्त हो जाएगी। तो 10 लाख है टोटल, तो 10 में से 5 लाख गए तो 5 लाख क्या होगी, टैक्सेबल सैलरी में इंक्लूड होगी। ठीक है, ये मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। अभी मान लीजिए बे पॉइंट में अपनी गणना की हुई राशि 2 लाख आती है, तो क्या होगा, 2 लाख क्या होगी, इन तीनों में से सबसे कम होगी। तो 2 लाख राशि क्या हो जाएगी, कर मुक्त हो जाएगी। तो 10 में से
10 लाख में से 2 लाख गए तो 8 लाख क्या होगी, टैक्सेबल होगी। अब ए पॉइंट और सी पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं है, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड अमाउंट होगा अपने पास क्वेश्चन में। सी में 5 लाख अधिकतम है। अब यहाँ पे कंप्यूटेशन किसका करना पड़ेगा, बी पॉइंट का, ठीक है। अब यहाँ पे बी पॉइंट में कैसे करेंगे, ठीक है। औद्योगिक विवाद अधिनियम के अंतर्गत छटनी पर सेवा के वर्षों की गणना करने के लिए 6 माह से अधिक की सेवा को 1 वर्ष माना जाएगा, 6 माह तक की सेवा की अवधि को छोड़ दिया जाएगा। अभी जैसे मान लीजिए कि किसी कर्मचारी ने किसी एस्टेब्लिशमेंट में 10 वर्ष और 4 माह नौकरी की, तो यहाँ पे गणना के लिए प्रत्येक वर्ष को क्या मानेंगे अपन, 10 वर्ष मानेंगे, और 10 वर्ष 8 माह करता है तो 11 वर्ष, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। और 11 वर्ष का क्या निकाला जाएगा, 15 दिन का औसत वेतन, और वो वेतन किस प्रकार से निकाला जाएगा, उक्त हेतु प्रतिदिन औसत वेतन की गणना छटनी होने वाले माह के तुरंत पूर्व के 3 कैलेंडर माह के, देखिए 15 दिन का वेतन अपने को कैलकुलेट करना है तो वो किस रेट पे करना है, वो है ये, जैसे 11 माह की सेवा हुई, ठीक है। अब 15 दिन का औसत वेतन 11 से मल्टीप्लाई करना है अपने को, लेकिन जो वेतन की जो राशि आएगी वो कौन सी आएगी, उक्त हेतु प्रतिदिन औसत वेतन की गणना छटनी वाले माह के तुरंत पूर्व के 3 कैलेंडर माह के कुल वेतन में कैलेंडर दिनों का भाग देकर ज्ञात की जाएगी। अब जैसे 3 माह है, मान लीजिए कि जून है, जून में उसकी छटनी हुई, तो क्या होगा, जून, उससे पहले वाला मई, उससे पहले वाला अप्रैल, उन तीनों माह का औसत वेतन निकालेंगे अपन उसके कैलेंडर दिनों के हिसाब से, और वो क्या होगा यदि कर्मचारी साप्ताहिक वेतन मिलता है तो तुरंत पूर्व के 4 सप्ताह का औसत वेतन लिया जाएगा, ठीक है। यदि साप्ताहिक वेतन मिलता है तो महीनों के हिसाब से लेता है तो 3 माह का, किंतु यदि कर्मचारी को दैनिक वेतन मिलता है तो तुरंत पूर्व के 12 दिनों के औसत लिया जाएगा। यदि महीनों के हिसाब से उसको मिलता है तो, यदि साप्ताहिक वेतन मिल रहा है तो साप्ताहिक, दैनिक वेतन मिल रहा है तो दैनिक वेतन के हिसाब से। वैसे जनरली क्वेश्चन में क्या आएगा, मासिक का आएगा। आजकल ये जो दैनिक वेतन वाला कॉन्सेप्ट है, साप्ताहिक है, उस तरीके के क्वेश्चंस नहीं आते हैं। अब वेतन में किस किस चीज़ को सम्मिलित करेंगे, वेतन में बोनस, ग्रेजुटी या कर्मचारी कल्याण स्थापित किसी कोष में नियोक्ता के अंशदान को छोड़कर सभी नगद अथवा सुविधा के रूप में मिले पारिश्रमिक को सम्मिलित किया जाएगा। वैसे जनरली अपन क्या करते हैं क्वेश्चन में, बेसिक, ठीक है, बेसिक लेते हैं, कमीशन ऑन सेल्स लेते थे पहले वाली जो एचआरए वगैरह में। यदि क्वेश्चन में कुछ विशेष पॉइंट नहीं दिया गया है तो यहाँ पे क्या करना है, वेतन में बोनस, ग्रेजुटी व कर्मचारी कल्याण से सभी किसी कोष में नियोक्ता के अंशदान को छोड़कर क्या लेना, सभी नगद अथवा सुविधाओं के रूप में मिले पारिश्रमिक को सम्मिलित किया जाता है। सुविधाओं का मूल्य उनके उचित बाजार मूल्य के बराबर लिया जाएगा, न कि कर योग्य राशि के बराबर, ठीक है। जो उस सुविधा का लाभ होगा उसके बराबर राशि लिया जाए, न कि कर योग्य राशि के बराबर। इसी प्रकार भत्तों को भी सकल प्राप्त राशि ली जाएगी, न कि कर योग्य राशि। अब जैसे मान लीजिए एचआरए है, एचआरए क्या होगा, टोटल एचआरए लिया जाएगा, ना कि कर योग्य एचआरए लिया जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से ये 3 हो गया, एक्चुअल कंपनसेशन अमाउंट रिसीव्ड, दूसरा औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अंतर्गत जो कैलकुलेट होकर राशि आएगी वो, और अधिकतम 5 लाख। जो तीनों में से कम राशि होगी वो क्या होगी, एग्जेम्प्ट अमाउंट होगी। और टोटल राशि निम्न कर्मचारियों के लिए कर मुक्त नहीं होगी, अर्थात प्राप्त राशि पूर्णतः कर योग्य होगी। देखिए यहाँ पे भी कर्मचारियों को कैटेगरीज में बांट दिया गया। जो मुख्यतः प्रबंधक होता प्रशासक के रूप में नियुक्त हो, पहली चीज़ तो जो अधीक्षक के रूप में नियुक्त हो, प्रतिमाह 10 माह से अधिक वेतन प्राप्त कर रहा हो, ठीक है, उनको क्या होगा, जो अधीक्षक के रूप में नियुक्त हो किंतु कार्य
मुख्यतः प्रशासक या प्रबंधक के रूप में करता हो। तो ऐसे को क्या मिलेगा, पूरी राशि क्या होगी उनके लिए, कर योग्य होगी, कर मुक्त कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, अब आता है यदि कर्मचारी को छंटनी के अतिरिक्त अन्य कारणों से नौकरी से हटाया जाए अथवा व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया के अंतर्गत नौकरी से हटाया जाए व कोई क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान किया जाए तो ऐसी क्षतिपूर्ति की राशि पूर्णतः कर योग्य होगी। ठीक है, छंटनी एक अलग चीज़ है, सामान्य प्रक्रिया अलग चीज़ है। छंटनी की डिफाइंड परिभाषा है, यदि छंटनी में न करके उसको नॉर्मल एक सामान्यतः एक प्रक्रिया है उसके तहत यदि नौकरी से हटाया जाता है तो वो जो भी उसको कंपनसेशन अमाउंट होगी वो क्या होगी, फुल्ली टैक्सेबल होगी। अब यहाँ पे एक्सेप्शन भी है एक, यदि छंटनी पर क्षतिपूर्ति का भुगतान केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित किसी नियम या योजना के अंतर्गत किया जाता है तो ऐसी प्राप्त क्षतिपूर्ति की समस्त राशि पूर्णतः करमुक्त होगी। यदि मान लीजिए कि सरकार किसी नोटिफिकेशन के अंतर्गत यदि इस प्रकार का कोई नोटिस इशू करती है कि ये राशि करमुक्त होगी तो वो भी क्या होगी, फुल्ली एग्जैम्प्ट होगी। ठीक है, ये तो आ गया कंपनसेशन का। तो कंपनसेशन में आपको विशेष तौर पे ये ध्यान रखना है कि जो रिट्रेचमेंट वास्तविक राशि औद्योगिक अधिनियम विवाद अधिनियम 1947 की जो गणना की करेंगे अपन वो राशि, और अधिकतम 5 लाख, जो सबसे कम होगी वो क्या होगी, एग्जैम्प्ट अमाउंट होगी, और अन्य कई कारणों से होता है तो वो फुल्ली क्या होगी, टैक्सेबल होगी। अब आता है एक दुर्घटना में अपंग होने या मृत्यु होने पर प्राप्त क्षतिपूर्ति। यदि कोई कर्मचारी कारखाने में काम करते समय किसी दुर्घटना के कारण शारीरिक या मानसिक रूप से असक्षम हो जाता है या उसकी किसी दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो ऐसी दशा में नियोक्ता को कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1948 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार क्षतिपूर्ति का भुगतान करना होता है। ठीक है, जैसे भोपाल गैस दुर्घटना के समय कार्यरत श्रमिकों को भुगतान किया गया था तो ऐसी राशि क्या होगी, पूर्णतः करमुक्त होगी। कब होगी, जब कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई दुर्घटना हो जाए तो जो एक्सीडेंटल कंपनसेशन अमाउंट होगा वो क्या होगा, फुल्ली एग्जैम्प्ट होगा। तो इस प्रकार ये कंपनसेशन का टैक्सेबल पार्ट और एग्जैम्प्ट पार्ट किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है, कैसी परिस्थितियों में एग्जम्पशन दिया जाता है, कैसी परिस्थितियों में नहीं दिया जाता, उसके बारे में इस वीडियो में हमने अध्ययन किया।